नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अनिल में। मैं आपका अपना अनिल चौधरी लेके आया हूँ नई वीडियो। दोस्तों आज हम DSSB 2014 का सेकंड पार्ट लेके आए हैं 25 क्वेश्चंस का, और आज कुछ नया दिखाने की कोशिश करी जाएगी। अब से मैं ट्राई करा करूँगा कि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो उनकी मेमोरी के लिए कि भाई वो चीज़ें याद रहें, हम साइड में आपको उसकी एक फ़ोटो भी दिखाया करेंगे जिस भी चीज़ की बात होएगी, और जितना पॉसिबल है। ठीक है जी। इसके अलावा अब आपको साउंड क्वालिटी और भी बेहतर मिला करेगी पहली वीडियोस से। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूँ तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो वीडियो आ जाए। क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर 5000 से ऊपर हैं, लेकिन व्यूज़ आज भी 3500 तक मैक्सिमम आ रहे हैं। इसका मतलब कि 1500 से 2000 लोग कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब तो कर दिया है, लेकिन बेल आइकन पे दबाना भूल गए हैं। फिर उनके साथ होता ये है कि उनके वॉल पे दिख जाती है तो वो देख लेते हैं, नहीं तो उनका वो जो पढ़ाई का पार्ट है वो रह जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई भी आपके लिए वीडियो बनाऊँ तो आप उसको मिस करें, क्योंकि आप जितना देखेंगे मैं आपको उतना ही एफर्ट करके वीडियो डालूँगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो भारतीय स्कूल खेल संघ की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश में क्या है क्वेश्चन, इंग्लिश वालों के लिए, व्हेन वाज स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो दोस्तों SGFI की बात कर रहा है ये। ठीक है, आपको साइड में दिख जाएगा SGFI का क्या लोगो है। इसके अलावा अभी इसको सस्पेंड कर दिया गया है। सुशील कुमार जी इसके चेयरमैन हैं और इसको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि कुछ ऐसे एक्सीडेंट हुए थे पास्ट में कि जो हमारी जो फेडरेशंस हैं, IOA है जो हमारी, ठीक है दोस्तों, तो उसने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इसको मान्यता नहीं दी इस बार। हालांकि सुशील कुमार जी का कहना है कि जल्द से जल्द इसको दोबारा मान्यता दिलवा दी जाएगी। तो इसको कब दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1954 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 127th क्वेश्चन, नहीं दोस्तों एक और, हाँ 127th क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? तो चैल में है। आपके सामने फ़ोटो चैल की, बड़ा ही सुंदर ग्राउंड है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा हॉकी ग्राउंड कहाँ पे है? हॉकी ग्राउंड तो दोस्तों कहाँ पे है? शिलारू में है। फ़ोटो आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, दोनों की फ़ोटो आपको दिखा दी, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन दिखते हैं दोनों के दोनों, और दोनों हमारे भारत में ही हैं, तो प्राउड फीलिंग की बात है। 128 क्वेश्चन, भार उत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य से हैं? तो दोस्तों किस राज्य से हैं? सही बताया आपने, आंध्र प्रदेश। और एक बार इनको देख भी लेते हैं कि ये दिखती कैसी हैं, अपने टाइम में कैसी दिखती तो आज कैसी हैं, देखिए। और आंध्र प्रदेश की आयरन लेडी कहा जाता है इन्हें। ठीक है दोस्तों, एक दो पॉइंट और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो सही बताया, एक तो इनका जो गेम है वो वेट लिफ्टिंग है, तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं एक बार शॉर्ट में, वेट लिफ्टिंग इनका गेम है। ठीक है दोस्तों, और इनका मेन अचीवमेंट कौन सी है? तो 2000 सिडनी ओलंपिक्स में क्या था इनका? ब्रॉन्ज था। पहली बार कोई विमेन इंडिया की तरफ से ओलंपिक में मेडल लेके आई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन और ये भी बनता है कि राजीव गांधी खेल रत्न इनको कब दिया गया था दोस्तों? तो सही बताया 1994 और 5 जो सेशन था उस टाइम पे इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आता है कि ये क्या है? ये सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है हमारे इंडिया में, मतलब कि सबसे उच्च स्तर का खिलाड़ियों के लिए सम्मान दिया जाता है इस प्राइज़ को देके। एक दो चीज़ें और पढ़ लेते हैं। 1999 में तो क्या मिला था दोस्तों? पद्मश्री। देखो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि पहला पद्मश्री किसे मिला था, तो बलबीर सिंह जी को मिला था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1994 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमें दिख सकते हैं। और हरियाणा जो अभी पेपर आने वाला है हरियाणा का, उसमें तो आपके 90% ऐसे ही क्वेश्चन मिलने हैं, स्टैटिक क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नीचे क्वेश्चन पे अब। 129th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खेल का क्रीड़ा स्थल सबसे बड़ा होता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स हैज़ द लार्जेस्ट प्लेइंग एरिया। तो सही आप बताया आपने, बी एकदम करेक्ट है यहाँ पे, पोलो। और ये आप देख सकते हैं कि पोलो का कैसे खेला जाता है, किस वे में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से देश में विश्व शारीरिक शिक्षा कांग्रेस का मुख्यालय स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स कंट्रीज इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल एजुकेशन कांग्रेस लोकेटेड। तो दोस्तों कहाँ पे है, अमेरिका में है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका। और क्या है इंग्लिश में दोबारा बता देता हूँ, वर्ल्ड फिजिकल एजुकेशन कांग्रेस का हेडक्वार्टर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई विश वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों किससे संबंधित है, आपने देखा होगा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 132 क्वेश्चन, एंटीना का उपयोग इस खेल में होता है। तो दोस्तों एंटीना आपने देखा होगा, कुछ इस प्रकार का दिखता है एंटीना। ठीक है, और इन एंटीना को हम दोनों तरफ नेट के बांधते हैं। दूसरी फोटो में आप देख सकते हैं ये चीज़ कि कैसे बांध के खेला करते हैं। तो सही बताया, वॉलीबॉल में ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, 133 क्वेश्चन देख लेते हैं। यॉर्कर शब्द इस खेल में उपयोग किया जाता है। तो यॉर्कर शब्द इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है, क्रिकेट में होता है, एक टाइप ऑफ बॉलिंग है। ठीक है दोस्तों, द टर्म यॉर्कर इज यूज्ड इन। अब आता है एक बेहतरीन क्वेश्चन, टाइगर वुड्स, यह नाम इस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों 34th क्वेश्चन, द नेम ऑफ टाइगर वुड्स इज एसोसिएटेड विद विच। तो दोस्तों टाइगर वुड्स के बारे में बताने से पहले आप इनकी फ़ोटो देख लीजिए, क्योंकि हम जितना देखेंगे वो चीज़ें हमें याद रहेंगी। ये मेरा मानना है ही, और आपको इसका बेनिफिट जल्द मिलेगा। तो अब आपने फ़ोटो देख ली है इनकी, तो सही बताया। पहला तो इनके बारे में हमें एक पॉइंट याद रखना है कि ये अमेरिकन प्रोफेशनल होता है अपनी फील्ड में जो बेहतरीन हो। ठीक है दोस्तों, गोल्फर हैं एक। ठीक है, तो आंसर तो यहीं से पता चल जाता है, गोल्फर। लेकिन इनके लिए एक दो चीज़ें और बनती हैं क्वेश्चन, कि इनका निकनेम क्या है। तो निकनेम क्या है दोस्तों, टाइगर इनका निकनेम है। ठीक है, और ऐसा सुनने में आया है कि वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम एक प्राइज़ है यूएसए में, काफ़ी फेमस, और मतलब कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम इनको दिया जाएगा 2021 में। तो करंट अफेयर में ये आ सकता है, हालांकि अभी दिया नहीं है तो इतना कोई ऐसा सीरियस मैटर है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो डी इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ जो आजकल बहुत गलत हो रहा है लोगों से। 135th क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना डैश में हुई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन। तो दोस्तों ये तो सबको पता है कि 1984 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कि 1984 में हुई थी, लेकिन डेट नहीं पता है। तो याद रख लें 25 जनवरी 1984, डेट याद रख लें। स्पेशली बता रहा हूँ, डेट को याद रखें, क्योंकि अब वो ज़माना गया कि ईयर पूछें इस चीज़ का, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ये सबसे मेन बॉडी है, गवर्निंग बॉडी है हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए। आप लोगो देख सकते हैं, इसका काफ़ी प्रभावित करता है लोगों को ये लोगो। ठीक है दोस्तों, एक दो चीज़ें और जान लेते हैं इसकी आगे बढ़ने से पहले। देखिए इसमें जो मेंबर्स हैं तो उसके ऊपर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि मेंबर्स कौन क्या है, क्या किसने क्या किया। तो दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जो प्रेसिडेंट होते हैं इसमें, प्रेसिडेंट वो कौन होता है प्रेसिडेंट, मतलब कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जो खेल मंत्री होता है। ठीक है दोस्तों, ऑफ यूथ अफेयर्स। हिंदी वालों थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए पूरी वीडियो हिंदी में बनाऊँ, लेकिन जो समझाने की चीज़ें हैं वो मेरी तरफ से इंग्लिश में ही पॉसिबल हो पाएंगी। तो प्रेसिडेंट पूछा जाए तो अभी जैसे अगर ये आता है हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ साई राइट नाउ, कि अभी भारतीय खेल प्राधिकरण का राष्ट्रपति कौन है, तो दोस्तों किसको बताओगे, किरण रिजिजू जी। ठीक है, इसके अलावा जो डीजी होता है, मतलब कि डायरेक्टर जनरल ऑफ साई, वो कौन है दोस्तों इस टाइम पे, तो संदीप प्रधान जी हैं। इन सब के इलेक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा सेक्रेटरी भी पूछ लेते हैं साई का, हो सकता है, वैसे अभी तक आया नहीं है। तो रोहित भारद्वाज, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है,
हम पेड ग्रुप में भी कुछ नहीं छोड़ते हैं। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 7065620285। ऐसे ही एक एक टॉपिक को पकड़ के उसके 30-30 क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि कोई चांस ही ना बचे कि कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाए। ठीक है जी, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला पहला भारतीय है? Who among the following became the first Indian to win Grand Slam title? तो दोस्तों कौन है वो? सही बताया आपने एकदम, महेश भूपति जी हैं। ठीक है, और पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता था इन्होंने इंडिया की तरफ से, मतलब कि पहला यही जीत के आए हैं। अब लेकिन ज़माना चले गया है, पहला किन्होंने जीता, अब ज़माना ये है कि कब जीता। तो क्या बताएंगे आप लोग? 1997 में जीता। ठीक है दोस्तों, और कौन सा जीता ये भी पूछ सकता है, तो आप क्या बताएंगे? फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन। ठीक है दोस्तों, और किसमें? मिक्स्ड डबल में, जिसमें डबल 2 प्लेयर खेलते हैं, तो फ्रेंच ओपन मिक्स्ड डबल में। ठीक है दोस्तों, 137th क्वेश्चन। द क्विक सोर्स ऑफ फ्यूल इन द बॉडी इज, शरीर में ईंधन का शीघ्र स्रोत है, मतलब कि सबसे जल्दी एनर्जी कौन दे सकता है? हमारी बॉडी में ऐसी क्या चीज़ है? वसा है, पानी है, दूध है, ग्लाइकोजन है। तो सही बताए, ग्लाइकोजन है। सीधा कह सकते हो क्यों है ग्लाइकोजन? क्योंकि ये एक कार्बोहाइड्रेट है, और हमें बहुत बार यूट्यूब पे भी, पेड ग्रुप में भी, और नॉर्मली वैसे भी बातों में भी बहुतों को बता रखा है ये कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी एनर्जी मिलती है हमें। ठीक है जी, 138th क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? विच इंडियन वॉज द फर्स्ट टू विन द वर्ल्ड टाइटल इन बैडमिंटन? तो दोस्तों कौन है? सही बताया आपने एकदम, प्रकाश पादुकोण जी। फोटो आपके सामने है, एकदम छाप लीजिए दिमाग में, फ़ोटो के जरिए पढ़ेंगे तो चीज़ें एकदम क्लीनली आपको याद रहेंगी। ठीक है दोस्तों, और इनको आप जानते ही होंगे, इनको हम द साइलेंट टाइगर भी कहते हैं, कि शांत शेर, और द अनडिस्प्यूटेड लीडर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक मज़े की बात ये है, आपको पता नहीं होगा, दीपिका पादुकोण के फादर हैं प्रकाश पादुकोण। ठीक है दोस्तों, तो याद रखें, दीपिका पादुकोण इस टाइम पे मोस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा मनी टेकर हैं वो इंडस्ट्री में। नीचे चलते हैं हम लोग, 139th क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो 139th क्वेश्चन क्या है? अवधि यह इसका मापन है। ड्यूरेशन इज़ अ मेजर ऑफ, तो दोस्तों ड्यूरेशन और अवधि के लिए हम किसका मापन है ये? सही बताया आपने, समय का। हम बोलते नहीं है भाई कितने अवधि के लिए हमें ये एक्सरसाइज करनी है, या कितनी ड्यूरेशन की एक्सरसाइज है सर बता दीजिए हमें। तो सही बात है एकदम, समय के लिए। समय मतलब कि आवर्स में भी हो सकती है, मिनट्स में भी हो सकती है, सेकंड्स में भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं। वेग इसमें दर्शाते हैं, स्पीड इज़ इंडिकेटेड इन। तो दोस्तों वेग का मतलब कि किस स्पीड से, किस गति से कोई चीज़ जा रही है, तो वो हम किलोमीटर पर आवर में दिखाते हैं। हालांकि इनमें किलोमीटर पर आवर है, इस वजह से है, तो इसके जगह मीटर पर सेकंड भी आ सकता था, तो ऐसे कंफ्यूज ना हो। और मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ट्रेन्स वाले। ठीक है दोस्तों, जिनमें आपको जैसे किलोमीटर में कोई आपको वैल्यू दे रखी है, जैसे अगर मैं मान के चलूँ आपको किलोमीटर में 18 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये 18 नहीं 5 दे रखी है, 5। मैं दोबारा बता देता हूँ, इसको छोटा सा पॉइंट है, मैथ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं कहता हूँ आपको 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी और आपको इसको मीटर में निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? मीटर में निकालने के लिए 18/5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो बचा ये आपकी मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। ठीक है दोस्तों, और जब आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में निकालनी है तो इसको उल्टा कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू को, मीटर पर सेकंड वाली को, तो आपका किस में आ जाएगा? किलोमीटर में आ जाएगा। ठीक है जी, तो एक छोटा सा आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि देखो इनके बिना पेपर क्लियर करना मुश्किल है, पहले ही बता दिया है। जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज़ कॉल्ड। तो दोस्तों क्या कहते हैं? संधि शास्त्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एंथ्रोलॉजी कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है? टीबिया नहीं होती है, गलत है ये एकदम। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, वस्थि कहते हैं उसको, फीमर। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये दिखती है, आपके साइड में दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 143 क्वेश्चन, न्यूटन के दूसरे गति सिद्धांत को यह भी कहा कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं इसको, और हम सही बताया आपने, स्वेग का सिद्धांत। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम और क्या कहते हैं, तो लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं। 144 क्वेश्चन, अस्थि विज्ञान इसका अध्ययन है। तो दोस्तों किसका अध्ययन है ये, हमें पता है, ऑस्टियोलॉजी। इंग्लिश में हम बात करें तो ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियो जहाँ पे आ गया या अस्थि जहाँ पे आ गया तो इसका मतलब ही हड्डी होता है। ठीक है दोस्तों। 145 क्वेश्चन, प्रक्रिया अवधि इसका घटक है। तो किसका घटक है दोस्तों ये, सही बताया आपने, प्रेरक क्षमता, मतलब कि मोटर फिटनेस। जो रिएक्शन टाइम होता है हमारा, रिएक्शन टाइम कि आप कितनी क्विकली किसी चीज़ को करते हैं, कैसे आपका रिएक्शन है। किसी ने सीटी बजाई आपको लेफ़्ट जाने के लिए, आप लेफ़्ट तुरंत चले गए, तो ये किस में आता है, आप प्रेरक क्षमता में आता है, मोटर फिटनेस में आता है। ठीक है दोस्तों। 146 क्वेश्चन, अधिगम के नियम किसने दिए। तो दोस्तों ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा हिंदी में मुझे माफ़ करा करें, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है हिंदी की। इंग्लिश में क्या है, हु गेव लॉज ऑफ लर्निंग। तो लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए थे दोस्तों, तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। आप देख सकते हैं कैसे दिखते थे ये, काफ़ी फेमस थे, अमेरिकन आपके साइकोलॉजिस्ट थे ये। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 147 क्वेश्चन, बालकों के लिए कौन सी प्रेरणा लागू नहीं होती। व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यंग चिल्ड्रन। तो दोस्तों बालकों के लिए कौन सी नहीं है, तो ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा यहाँ पे। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जो अंदर से आती है। देखो बालक जो होता है, जो यंग चाइल्ड होते हैं, वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं, वो लालच में करते हैं चीज़ों को। आप उसको बोलेंगे जा वो कर गया, मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा, वो इंस्टेंटली जाएगा, मतलब कि सेकंड ऑप्शन होता है। ठीक है दोस्तों। और उपलब्धि प्रेरणा तो मतलब कि आप उसको कोई काम कराया, उसको उपलब्धि मिल गई तो उस चीज़ को कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट रहेगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन यंग चाइल्ड में देखनी बहुत कम मिलती है हमें। नीचे चलते हैं 148 क्वेश्चन पे, बचपन में व्यक्ति का आचरण इससे अत्यधिक प्रभावी होता है। द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो दोस्तों जो बचपन में आपका बिहेवियर है वो सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित होता है, तो सही बताया आपने, परिवार से होता है। ठीक है दोस्तों, आपकी फैमिली आपको कैसे ट्रीट करती है, आप उनके साथ कैसे रहते हैं, आपका भाई आपको कैसे रखता है, यही चीज़ें आपको बड़ा करती हैं, आपको मैच्योर करती हैं, एक समझदार आदमी बनाती हैं। 149 क्वेश्चन, खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रदर्शन का कारण है। तो दोस्तों द रीज़न फॉर लोअर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कंपटीशन इज़। तो दोस्तों यहाँ पे लोगों को लगता है कि देखो मैं आपको चारों समझा ही देता हूँ आज, ये खेल, इस क्वेश्चन का खेल ही ख़त्म कर देते हैं आज। ठीक है जी। तो फोटो आप देख सकते हैं कि आपके सामने है। आंसर इसका है चिंता, मतलब कि एंग्जाइटी। और एक बात बताता हूँ आपको, देखो फियर फेलियर ये तो हमेशा ही रहता है। अगर आप ऐसे सोच के खेलेंगे यार है मैं तो जीता पड़ा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आपकी परफॉर्मेंस इतनी गंदी जाएगी कि आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है जी। आपकी गलतफहमी दूर करने में सामने वाला बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। इसके बाद आक्रमण, एग्रेशन देखो ज़रूरी है। अगर गेम में एग्रेशन नहीं है तो आपका गेम की परफॉर्मेंस डाउन जाने वाली है, आप फ्रेंडली थोड़ी ना खेलेंगे सामने वाले के साथ। ठीक है जी। तीज और इसके बाद है प्रेरणा। देखो मोटिवेशन, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं तो आपके प्रदर्शन में बढ़त होएगा, मतलब कि बढ़ेगी ना कि घटेगी। ठीक है दोस्तों। तो चिंता है, और देखो चिंता हमेशा नेगेटिव होती है, मैंने आपको बता रखा है। जो स्ट्रेस होता है, लोग स्ट्रेस और एंग्जाइटी को बराबर मान लेते हैं। स्ट्रेस डिफरेंट चीज़ है, स्ट्रेस मैंने बताया पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन चिंता हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब, आज का लास्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो इसका आंसर कई जगह पे गलत दे रखा है, सही बताया आपने, काम वासना। और ये तो खुद आपकी सेंस वाली बात है, आप पैदा हुए हैं आज इस उम्र में, आप लोग आप खुद बताइए भूख आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है। सही बताया आपने, एकदम इम्पोर्टेंट है। प्यास आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल बेहद इम्पोर्टेंट है जी, बिना प्यास के क्या बिल्कुल मर जाएंगे हम तो। अब बताइए इन दो चीज़ों में अगर मैं कंपैरिजन करूं,
ठीक है दोस्तों, कि स्नेह है, मतलब कि स्नेह मतलब कि एक अफेक्शन, आपको अपनी फैमिली मेम्बर से अफेक्शन होता है ना कि काम वासना होती है। ठीक है दोस्तों, आपका अफेक्शन मतलब कि उनको चाहना, दिल से चाहना, उनसे कोई बेनिफिट ना लेना, बस उनको चाहना। जैसे हम पेरेंट्स को चाहते हैं, एक माँ बेटी का रिश्ता होता है, माँ बेटे का रिश्ता होता है। ठीक है जी। और जो काम वासना है मतलब कि सेक्स, ये आपका पहला उद्देश्य नहीं है और आपका होना भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही है। आई विश आपको ये जो आज डिफरेंट स्टाइल में चीज़ों को पढ़ाई गई हैं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो कृपया कमेंट करके बताएं ज़रूर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।